मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज और तेज होती चली जा रही हैं। दोनों ही सूबों में राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल कैसे और ज्यादा कर लिया जाए, इसके लिए जुटे हुए हैं और जो दांव हैं, जो पेच हैं, वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुश्किलात हैं वो निरंतर बढ़ती चली जा रही। जैसा हमने जम्मू कश्मीर में देखा था कि जब वो सूची आई तो उसके बाद बवाल हुआ था, और ऐसे ही जब हरियाणा में लिस्ट जारी हुई तो उसके बाद भी बवाल मचा हुआ है और कहीं ना कहीं विद्रोह जैसे हालात जमकर बने हुए हैं। काफी सारे जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान हैं, जो टिकट नहीं पा सके हैं या जो दावेदार थे या जो समर्थक हैं, उन्होंने एक मोर्चा खोला हुआ है और बहुत ज्यादा बवाल हरियाणा में है। और उधर जो विपक्ष है, सत्तारूढ़ दल बीजेपी है केंद्र में, तो विपक्ष जिस तरीके से अपने मूव खेल रहा है, कर रहा है, वो भी बीजेपी को निरंतर परेशान हैरान किए हुए हैं। और कांग्रेस ने एक बड़ा स्ट्रोक खेला, हम कह सकते हैं। आज पहले से वो तय था कि विनेश फोगाट जो रेसलर हैं, दुनिया भर की में जो जानी पहचानी जाती हैं और भारत की बिटिया के तौर पर जिन्हें निरंतर सराहा जाता रहा है, वो अब कांग्रेस खेमे में आ चुकी है। उनके साथ साथ जो पुनिया है वो उन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो जो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, उसी क्रम में एक ये बड़ा ऐसा उसका दांव है जिसने चुनाव का जो दौर चल रहा है, पहला दौर हम कह सकते हैं, जो पहला चरण होता है कि आपको उम्मीदवारों की घोषणा या जो और जमावट है, उसमें साहेब और को शाहरुख खान ने चित किया, ऐसा मान सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां हैं उसमें कैसे वापसी की जाए, सुधार किया जाए, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और इसी क्रम में आज वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वहां भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो जारी कर दिया। और संकल्प पत्र में तमाम जो घोषणाएं या जो वादे हैं वो की गई हैं और ये भी ताल ठोकी गई है अमित शाह जी की ओर से कि 370-35 से किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, वहां से इसको अब वापसी संभव नहीं है। इन दोनों जो मसले हैं, बहुत महत्वपूर्ण मसले, बीजेपी इसको मानती रही है और है भी, ऐसा माना गया है। साथ साथ कई और वादे, कई और दावे, खासकर 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है, रोजगार पर कहीं ध्यान गया है और शिक्षा को लेकर भी कुछ घोषणाएं महत्वपूर्ण हुई है। बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। तो एक आखिरी दाव हम कह सकते हैं। अभी वहां जो है पहले चरण में 18 सितंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है जम्मू कश्मीर में, और इधर 5 अक्टूबर को हरियाणा के लिए जो जमावट है वो चल रही है। जो तमाम स्थितियां हैं, हालात हैं, जो दांव पेच या जो एक राजनीतिक उठापटक, एक दूसरे को पटकनी देना चुनाव के पहले मैदान में, तो वो सब कुछ चल रहा है। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर जो हमारी ये डिबेट होती है, चर्चा के लिए चलेंगे। एक जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है हमारे साथ पैनल। हमारे साथ जुड़े हैं संजीव चंदन साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट, रविंद्र सिंह शौरान जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे सहयोगी साथी राशिद भाई। आप निरंतर राशिद जहीर साहब को सुनते हैं, राशिद जहीर जी, और कुछ मेहमान अभी हमारे साथ और भी जुड़ेंगे। हमने कोशिश की थी कि असंतुष्ट जो है कुछ भारतीय जनता पार्टी के, खासकर जो इस्तीफा देने वाले, वहां इस्तीफा देकर एक ताल ठोकने वाले रणजीत सिंह चौटाला साहब, उन्होंने भी हमसे वादा किया हुआ है और कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी, इसलिए आज थोड़ा विलंब से कार्यक्रम शुरू हो पाया। इसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे और कोशिश यही है कि जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़ते चले जाएं। और मेहमानों का परिचय मैंने आपको, जैसा है कि इस पैनल को आप लोग जानते हैं, निरंतर सुनते हैं, शानदार बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं, दीर्घ अनुभव आप लोगों का है। शुरुआत में रविंद्र जी को जाना है तो उनसे करता हूं। मेरी इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है वहां से की जाए, लेकिन साथ साथ जो हरियाणा में चल रहा है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है तो सब कुछ महत्वपूर्ण है, जो कुछ घटनाक्रम है। रविंद्र जी, जो कुछ भी हुआ है, जैसे हमने देखा है कि करीब 29 ऐसी सीटें हैं जहां जमकर एक बगावत भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई है, और वो बगावत अब कहीं लग रहा है कि जो एक कोड़ में खाद जैसी स्थितियां पैदा कर रही है वहां। और साथ साथ जो वहां मूव जो भी कांग्रेस की ओर से हुए, विनेश फोगाट या ये जो पुनिया को लिया गया है, इन सब परिप्रेक्ष्य में क्या टिप्पणी होगी, कितनी मुश्किलात और बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी की, रविंद्र जी?
जी, नमस्कार। सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल ठीक बात है सर, पहले से ही परेशान है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और उसके ऊपर से बीजेपी में ये भारी बगावत का सिलसिला शुरू हो गया और अब ये दोनों पहलवानों ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो बीजेपी की मुश्किलात मुश्किलात जो हरियाणा में है, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले लंबे समय से जो भी मुख्तलिफ मुद्दे थे, खास-खास जो मुद्दे थे जो कि बीजेपी को तंग कर रहे थे, उन्हीं मुद्दों पर बीजेपी को अब ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। किसान का मुद्दा था, पहलवान का मुद्दा था, जवान का मुद्दा था। जहाँ तक जवानों की बात है, वहाँ से मैं शुरू करूँ तो आज देश भर से करीब 25,000 जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं अलग-अलग नौकरियों के, उन्होंने कूच शुरू कर दिया है। वो रोहतक से निकले हैं अभी चंडीगढ़ के लिए, मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने के लिए। वो लोग भारी परेशान हैं। उन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया था, 2021 में हुआ था, उसका नतीजे आज तक नहीं आए। 4 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें से ओवरेज हो गए और 12 लाख बच्चों ने वो एग्जाम का फॉर्म भरा था। 12 लाख की संख्या मुझे लगता है बढ़-बढ़ के 20 लाख के आसपास हो गई होगी। तो उनका कोई अता-पता नहीं नौकरियों का। और उसके बाद जवान जो है किसान की बात करें, तो किसानों की तकलीफें लगातार बढ़ती जा रही हैं, सरकार के पास उसका कोई इलाज नहीं है। किसानों के जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अब बीजेपी के ऊपर दोहरी मुसीबत है कि वो किसी तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि हम किसानों के हितैषी हैं। तो वो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रेजिग्नेशन के बाद पूरे प्रदेश में अब ये है कि जो आप अपने किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को भी अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो कैसे होगा। और उसके बाद पहलवानों ने तो आज फिर सोने पे सुहागा कर दिया। जिस तरीके से बजरंग और विनेश फोगाट ने ज्वाइनिंग की है और जो धमाकेदार ज्वाइनिंग हुई है, पहले वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और उसके बाद वेणुगोपाल के हाजिरी में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। तो उसका संदेश पूरे हरियाणा में गया है सर। देखिए, हरियाणा में ये हमारे इलाके की बेटी है, चरखी दादरी और बाडडा की रहने वाली ये है और वहाँ की ये लड़की है, बेटी है। तो हरियाणा में तो बेटियों का सर देखिए बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। और अगर बच्चियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो और वो लगातार सड़कों पर न्याय के लिए भटकती रहें और सरकार के कान पे जूं भी ना रहेंगे, और वो भी केवल उस व्यक्ति के लिए जो एक सांसद है, वो बहुत बड़ा नेता तो है नहीं, कोई अमित शाह के ऊपर तो एलिगेशन लगे नहीं थे, कोई योगी आदित्यनाथ पर तो एलिगेशन लगे नहीं थे। ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए अपनी पूरी जो इज्जत है या जो एक अस्मिता होती है या सरकार का जो इकबाल है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की बीजेपी को जरूरत नहीं थी और वो आज जो है उसका भुगतान करना पड़ रहा है। जब ये लोग नैरेटिव सेट करेंगे, जब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जब नैरेटिव सेट करेंगे, तो इसका जवाब बीजेपी के पास हरियाणा में तो सर कोई है नहीं, क्योंकि पिछले लंबे समय से ये लोग लगातार लगे हुए हैं, बोलते रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इनके साथ क्या हुआ। अब देखिए, पोक्सो जैसा एक्ट, जिस व्यक्ति पे पोक्सो लगा हो, ज्यादा भाई भतीजावाद जो किया गया, जिस तरीके का नैरेटिव घड़ने की कोशिश की गई, इन लोगों को ही उस वक्त में कांग्रेसी बता दिया गया। और बजरंग पूनिया देखिए विशेष तौर पर यहाँ पर जो है ना, वो एक फाइटर के तौर पर उभर कर आए, क्योंकि सीधे तौर पर बजरंग पूनिया का इस मामले से लेना देना नहीं था, लेकिन वो क्योंकि उनके कुलीग पे अत्याचार हुआ, उनके खिलाफ शोषण का मामला था, तो उन्होंने एक समझिए कि जो हरियाणा की रीढ़ है ना, हरियाणा की जो डीएनए है, उस डीएनए के तहत उसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनको समर्थन करना था, अपना करियर दांव पे लगा के समर्थन करना था, क्योंकि किसी के साथ अन्याय हुआ है। और वही आज जो है वो पूरे हरियाणा में उस बात की गूंज है कि इस व्यक्ति ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इस लड़की ने अन्याय के खिलाफ। देखिए, पहलवान होना, उसका मेडलिस्ट होना, ये नंबर 2 की बातें हैं सर। सबसे पहले बात है कि वो हरियाणा की बेटी है, वो यहाँ की लड़की है और लड़कियों के प्रति जो सेंटिमेंट है सर, वो अलग है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी आपकी तरह जर्नलिज्म में हूँ और कई तरह की पॉलिटिशियंस के खिलाफ हम लोग जो उनकी क्रिटिसिज्म होता है करते हैं। तो एक पॉलिटिशियन जो हमारे इलाके की है, महिला है, उनका क्रिटिसिज्म या उनके बारे में जब कुछ एक ऐसी बातें आई तो हम लोगों ने वो की। तो उसके बाद मुझे तुरंत फोन आ गए, हमारे परिवार के कुछ सदस्यों के फोन आ गए, बोले कि यार आपको जो करना है जर्नलिज्म जैसे करनी है करो, लेकिन इस लड़की के बारे में मत कहो, ये बिना बाप की बेटी है, चाहे नेता है, लेकिन सबसे पहले ये लड़की है यहाँ की, चाहे हारे चाहे जीते, आपको वोट डालना डालो, लेकिन इसके बारे में मत बोलो। मतलब सेंटिमेंट की मैं आपको बता रहा हूँ सर, इस तरह के सेंटिमेंट लोगों के हैं। जब इस तरह के सेंटिमेंट हैं, तो उस पर, उस लड़की के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, वो लोग कैसे बर्दाश्त कर देंगे। तो ये सबसे मुश्किल जो घड़ी है, मुझे लगता है यही है बीजेपी के लिए, कि आखिर अब उनको डिफेंड कैसे करेंगे। ये लोग जब नैरेटिव सेट करने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जिस दिन विनेश फोगाट पूरे उस घटनाक्रम की पोल खोलेंगे कि आखिर उनके साथ ओलंपिक में हुआ क्या,
ओलंपिक में इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था, तब देखिए पूरा कैसे एक बवाल मचता है। और अब विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है तो जाहिर है इनके ऊपर भी अटैक किए जाएंगे। तो नहीं बीजेपी के रवि खिलाफ सर, जो मैं है इसमें इसमें आपकी नैरेटिव इसमें एक इसमें बिल्ड हो रहा रवि सर टिप्पणी ये भी मैं चाहूंगा, जैसे हम पा रहे हैं कि जैसे ही ये हुआ उनको नजर आ गया तो बीजेपी ने तो कहना शुरू कर दिया है। बीजेपी तो वो जंतर मंतर का जो पूरा आंदोलन था उसमें उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए हम पहले ही कहते हैं कांग्रेस प्रायोजित है, पोल खुल गई है। तो ये भी शायद जो आप लड़कियों की बात करते हैं खिलाफ जाने वाला है, नहीं समझ पा रहे हैं, नुकसानदेह होगा शायद। बिल्कुल नुकसानदेह होगा सर। ये अगर कांग्रेस प्रायोजित है, कांग्रेस अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है उसकी बात आवाज उठा रही है तो उसकी जांच भी तो यही सरकार करेगी ना सर। उसकी अगर कांग्रेस ने किसी मुद्दे को उठाया तो उसकी जांच यूएनओ में तो होगी नहीं, इन्हीं को जांच करनी पड़ेगी। और अगर ये उस वक्त जांच कर लेते तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया था, कांग्रेस वाले भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते और ये लड़कियां भी एक्सपोज हो जाती। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आपको क्यों डिफेंड करना पड़ रहा है उस व्यक्ति को जिसके ऊपर इतने घिनौने इल्जामात लगे हैं, उसको डिफेंड करने की क्या जरूरत पड़ गई है। और आज भी उसकी छाया से बाहर नहीं निकल रहे, आज उसके बेटे को आप टिकट देके लोकसभा में लेके आ रहे हो, तो इन बातों का कोई डिफेंस है नहीं। और सेंसिटिव इशू है, सेंटिमेंटल इशू है। और ऊपर से देखिए इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद भी उसने अपने परफॉर्मेंस बेस्ट दिया है। हिंदुस्तान के इतिहास की पहली महिला बन गई जो फाइनल तक पहुंची। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से जो उनकी मेरिट थी, और उन्होंने आज ये बोली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कि लोग मुझे कहते थे कि हम लोग ठुके हुए यूज्ड कारतूस हैं, लेकिन हमने दिखा दिया कि हम लोग क्या हैं। और ये मुझे लगता है अब हरियाणा के लोगों को ये दिखाने की जरूरत है कि वो लोग क्या हैं। इस तरह की जो सरकार आई है जिसने भाईचारे को खत्म कर दिया, डीपली सोसाइटी को डिवाइड कर दिया दो अलग अलग गुटों के बीच में, आज वो सामाजिक भाईचारा कहीं ना कहीं लोगों को इस इलेक्शन के माध्यम से मुझे लगता है मौका है कि कम से कम उस भाईचारे को बरकरार रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है सर, ये मिस गवर्नेंस सबसे बड़ा मुद्दा है और ये नौकरी है, ये सब भी मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो सामाजिक भाईचारा है कि जो भाईचारा वर्षों से यहां पर बना हुआ था उसको तार तार कर दिया। कितने ज्यादा यहां पर पुलिस ने अत्याचार किए, पुलिस की गोली से यहां पर पिछले 10 साल में करीब 100 लोगों की डेथ हुई है सर हरियाणा में। इतना इस तरह का एग्जाम्पल आपको किसी स्टेट में मिलेगा नहीं। दो बार एक जाट आरक्षण का 2016 में हुआ, उसके बाद गुरमीत राम रहीम को जब गिरफ्तार किया गया तब गोलियां चली। किस तरह की सरकार है ये जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत थी। तो इन सब चीजों के खिलाफ जो है वो एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है और वो ग्राउंड पर दिख रहा है। हमने कई सारे सर्वेज देखे, आपने भी उन पर प्रोग्राम किए हैं, उन सारे सर्वेज में यही निकल के आ रहा है कि बीजेपी की स्थिति कमजोर होती जा रही है। और कई जगह पर तो सर लोगों का ये तक कहना है कि बीजेपी हारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी इतना हारे कि कम से कम इस तरह की ताकतें शायद संपर्क है। टूटा अगर है। सामाजिक भाईचारा, सर हमारा हरियाणा जो है वो हुक्के की कल्चर का प्रदेश है जहां पर एक हुक्के के ऊपर बैठकर सब लोग इकट्ठा होकर अपने सुख दुख की बात करते हैं और सवेरे 4 बजे वो लोग हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर अगर किसी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है तो सर उसका हुक्का पानी बंद किया जाता है। हुक्का पानी का मतलब है कि वो व्यक्ति समाज में बैठने के लायक नहीं है और यहां उसी समाज को डिवाइड कर दिया। इससे बड़ा नुकसान हरियाणा प्रदेश का कुछ हो नहीं सकता सर। नौकरियां 5 साल में नहीं तो 10 साल में क्रिएट हो जाती हैं, सरकार में नहीं तो प्राइवेट में क्रिएट हो जाएंगी, कारोबार शुरू हो जाएगा, खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन भाईचारे को जो नुकसान हो गया, जो बंधुत्व को खराबा हुआ है, उसका भुगतान करने के लिए कई बार तो बहुत लंबा समय लग जाता है। और मुझे लगता है वो जो सेंटिमेंटल इशू है और इन लड़कियों के साथ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े चुनावी मुद्दे इस इलेक्शन में बनने वाले हैं। और इसीलिए शहर होने के बावजूद भी, 10 साल मुख्यमंत्री देने के बावजूद भी आज करनाल से मुख्यमंत्री को भागना पड़ा, नई सीट उनको तलाश करनी पड़ी, लाडवा में जाके उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इससे बात जाहिर होती है कि कितना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। 4 अलग अलग सीटों पर उन्होंने, 5 अलग अलग सीटों पर उन्होंने सर्वे करवाया कि कहीं कोई एक सीट मिल जाए जहां से मेरी जीत हो रही हो। वो सब सीटों से हारते हुए गए। सबसे कम सीट पर जहां पे सबसे कम मार्जिन से हार हो रही है वहां पर जाकर आकर मुख्यमंत्री ने जो है वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। और जहां पर जो बड़े नेता चुनाव लड़ना चाहते थे वहां पर उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा। बीजेपी के भीतर खलबली मची हुई है। कैप्टन अभिमन्यु जो सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, वो नारनौल से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उनको नारनौल में भेज दिया। ओम प्रकाश धनखड़ बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको बादली से चुनाव लड़ा दिया। रामविलास शर्मा वो व्यक्ति हैं जो एक विधानसभा की सीट जब बीजेपी की आती थी तब भी वो बीजेपी का झंडा उठा के खड़े होते थे। 67 लोगों में उनको इस लायक नहीं समझा गया कि उनका नाम
उनका नाम उस पहली सूची में आए, तो वो बहुत खफा है। आज चर्चाएं हो रही कि हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी में चले जाएं, और जो कई विधायक हैं वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। रणजीत सिंह चौटाला, जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे गाजे बाजे के साथ लेके आया गया था, क्योंकि चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, और देवीलाल हिंदुस्तान के एक जमाने में किसानों के सबसे मजबूत और बुलंद आवाज थे, और उनके बेटे को उपयोग किया गया कि किसानों के बारे में एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि देवीलाल के बेटा हमारी पार्टी में है। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, उनको इस बार लोकसभा विधानसभा के टिकट के लायक भी नहीं समझा गया, उन्होंने डंका बजा दिया कि वो विरोध करेंगे। और एक आखिरी बात सर, राव नरवीर जैसे व्यक्तित्व भी यहाँ पर हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में जो कहते हैं कि सबसे बड़े नेता, और एक बार जो फैसला कर लिया उसको नहीं पलटने वाले अमित शाह, वो अमित शाह के घर गए, उनको बुलाया गया घर पे, और उन्होंने ठसक के साथ बैठ के और वहां से टिकट लेके आ गए, और सारी पार्टी देखती रह गई। ये भी हरियाणा में ही हुआ है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली रैली, जब उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था, तो रेवाड़ी में हुई थी, और मुझे लगता है आखिरी रैली भी प्रधानमंत्री की हरियाणा में ही होगी। और हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव होंगे, इसमें अप्रत्याशित परिणाम सब हम लोगों को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो माहौल है वैसे ही बन रहा है कि जिस तरीके से असंतोष है, घर से जबरदस्त असंतोष है, और हम लोग देख रहे हैं कि निरंतर लोग रो रहे हैं, या वो अपना जो विलाप है वो खुलकर प्रकट कर रहे हैं। और साथ में अब बगावत के लिए उन्होंने बिल्कुल खुलकर मैदान में है, आ गए हैं, और कुछ संभाले नहीं संभाल रहा। मैं संजीव जी के पास जाना चाहूंगा। संजीव सर, जो कश्मीर में स्थिति है, कश्मीर में भी इतर नहीं है हालात, वहां भी बहुत सारे विरोध हमने देखा, और विरोध के अलावा जो वहां भी डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाए, अब कोशिश हुई है कि किसी तरीके से जो जुमलेबाजी है, उस जुमलेबाजी के जरिए कुछ करने का प्रयास किया जाए। संकल्प पत्र आज आया है, और संकल्प पत्र में बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी घोषणाएं और बहुत सारे जो होते हैं। मैं एक अमित शाह जी की क्लिपिंग आपको सुनाऊंगा, पहले दर्शक भी सुने, फिर मैं इसी से जुड़ा एक सवाल कर लूंगा, आप देखिएगा। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर हमारा है, और अगर कोई कहता है उसको देश से अलग करेंगे, तो देश की जनता इसको सहन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 हटाना नहीं चाहती। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलिए, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने कहा है धारा 370 को हम हटा दें। मित्रों, दूसरा मुद्दा है घुसपैठियों का। रायगढ़ वालों बताओ। मुझे लगता है शायद ये क्लिपिंग गलत रख दी गई है, वो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो क्लिप नहीं है। खैर, उन्होंने वह जो घोषणाएं की है, संजीव सर आपने देखा है, आप आया होगा कि वो कैसे कह रहे थे कि 370 तो अब 370 और 35 का कोई सवाल ही नहीं वापस होने का, और दूसरा 5 लाख रोजगार। लेकिन आप लंबे वक्त से अपरोक्ष रूप से सरकार तो केंद्र के ही हाथों में है ना, एलजी ही चला रहे हैं वहां पर। अब क्या इन जो दावे हैं या जो वादे हैं, इनसे बात बनने की संभावनाएं दिखती हैं आपको, संजीव सर? संजीव सर अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। मेरी आवाज है अब? हाँ जी, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। जी, इशू था उस वक्त। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की अंदरूनी राजनीति का बहुत एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जितना खबरों से जानता समझता हूँ, और जितना थोड़ा बहुत खबर से ही होने के कारण तो आप समझते हैं, तो उस लिहाज से अब धारा 370 इस फॉर्म में ये लाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस इसको हटा देगी। यानी ये मुद्दा तो अब खत्म हो चुका, इन्होंने हटा दिया, इनके लिए खत्म हो चुका, इन्होंने हटा दिया है। लेकिन अभी एक भय पैदा करते हुए पहले तो इस मुद्दे को सहारा लेना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि ये हम सब के लिए भी क्यूरियोसिटी का इशू था कि जनता कैसे इसको रिसीव करती है, अंदाज तो था ही। और यदि जनता ने इसको रिसीव किया होता तो आज कश्मीर के ये सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे होते। सवाल यहीं से बनता है कि स्वीकृति न तो इनके निर्णय का है और न इनकी पार्टी का है। पार्टी के भीतर भगदड़ वगैरह की स्थितियां जो है वो एक अलग। दूसरी बात कि जो इनके वादे और जो वेलफेयर के वादे हैं, वेलफेयर के वादों में एक वादा मैं देख रहा था, 1 बीघा जमीन करेंगे भूमिहीनों को लेकर के। वादों को वहां की जनता किस तरह से रिसीव करने वाली है अब तक? देखिए 10 साल पहले जब आप आए थे
हर जगह चुनाव चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह लड़ते हैं, वहां तो ज्यादा वही लड़ेंगे। तो वादों को अब खास करके जब आप 10-12 सालों से एक ही तरह के खास किस्म के जुमले को पूरा देश देख रहा है, तो कश्मीर की जनता इसको कैसे लेती है, एक बड़ा सवाल है। भूमिहीनों का जमीन निश्चित तौर पे आकर्षित तो करता है और इशू भी रहता रहा है, वैली के अलावा पूरे देश भर में रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इनके द्वारा ये वादे कितने फिर ये प्ले करना चाह रहे हैं वहां पे। इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन हुआ है उसे वो हर जगह एंटी नेशनल का इनका एक सेटअप होता है, लेकिन वहीं ये पीडीपी के साथ सरकार चला चुके हैं। पीडीपी भी इनके लिए एंटी नेशनल अभी भी है, चूंकि अलग लड़ रही है, और कभी पहले भी थी जो अलग लड़ चुकी थी। तो वो जनता वहां देख रही है कि कैसे अपने स्टैंड के साथ समझौता सत्ता के लिए करती रही है भारतीय जनता पार्टी। किस प्रकार से इस तरह के जो मुद्दे हैं जिसको एक रिस्पांस मिलने की उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, वो जम्मू में भी नहीं मिली। जम्मू में भी आपको और लद्दाख का लंबा बड़ा आंदोलन भी हम सब ने देखा जी। तो किसी भी रीजन में जो इन्होंने, चाहे वो उसके बंटवारे का प्रसंग रखा हो 370-35 का, उसने कोई रिजल्ट दिया नहीं। तो मुझे इस घोषणा पत्र से क्योंकि मैदान से वो पहले ही बाहर है, कई सीटों पर वो उम्मीदवार नहीं दे रही है, निश्चित करके नहीं दे रही है, इससे लगता है कि लड़ाई से बाहर दिखाई। जम्मू में उसकी थोड़ी लड़ाई हो सकती है। संजीव सर। बिल्कुल बिल्कुल। रशीद भाई, ये जो बांटने वाली जो बात है, राजनीति है, अब लगता है कि ये चल पाएगी, क्योंकि अब बहुत सारे कार्ड्स ओपन अप हैं। कहीं इसमें आप जितनी कोशिशें थी लगभग वो बार बार दिखता है कि ये विफल होते चले। 240 पे रुकना वो क्लियर हुआ है। तो अगर हम सिर्फ कश्मीर पे थोड़ा फोकस करें, क्या आपका अपना विश्लेषण या क्या आपका अपना व्यू होगा इस पर, रशीद सर? संजीव भाई, कश्मीर का जो जिक्र आप कर रहे हैं जनाबे वाला, पहले तो ये समझ लीजिए कि कश्मीर के 1.25 करोड़ जो घाटी में रहने वाले और जो प्लेन में रहने वाले मुसलमान हैं, खाली वो जगह नहीं खोई है भारतीय जनता पार्टी ने। देश में ये एक ऐसी पार्टी अकेली है जो भारत के बहुत सारे रीजन खो चुकी है नफरत की बुनियाद पर। अगर आप यूं कहें कि कश्मीर में तो मुस्लिम रहते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहते हैं, बिल्कुल सच बात है, लेकिन मणिपुर में भी घुसने की हिम्मत नहीं कर पाते। वहां दूसरा समुदाय इनका जो है नफरत के साथ इस्तकबाल करेगा। पंजाब, इनमें ये कभी थे नहीं, वहां पे जमीन, मतलब मैं अगर तमिलनाडु की बात करूं, मैं पंजाब की बात करूं, मैं मणिपुर की बात करूं, मैं कश्मीर की बात करूं, मैं तमिलनाडु की बात करूं, ये तमाम जगहें वोटों को छोड़ दीजिए, एज ए भारतीय भी इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और बदकिस्मती की बात है कि अगर ये हिंदी पट्टी पे कुछ कामयाबी हासिल कर भी लेते हैं, मान लिया जाए, तो ये शर्म की बात है कि एक ऐसी पार्टी को देश के कई कोनों में घुसने की इजाजत नहीं है। और अगर इजाजत को छोड़ दीजिए, इनकी हिम्मत भी नहीं है। कश्मीर भी एक ऐसी ही धरती है। इन्होंने जो बंटवारे की, वर्गीकरण की जो राजनीति की है, आप मानिए 2010 में अजय सर बैठे हुए हैं, इनको शायद मुझसे ज्यादा जानकारी होगी उस रीजन की। जी 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 बिल्कुल। दिल्ली का एक डेलीगेशन यूनिवर्सिटीज का कश्मीर पहुंचा और संजीव सर वहां जाके उन्होंने ये पता किया कि आखिरकार कितने लोग ऐसे हैं यहां जो पाकिस्तान परस्त हैं। उस डेलीगेशन के कंक्लूजन में ये बात निकल कर आई कि 1% कश्मीर के अंदर लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की परस्त की बात करते हैं। बाकी कांग्रेस ने और बाकी तमाम लोगों ने इस तरह का माहौल पैदा कर दिया था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कटा फटा पर्दा हटाया 370 का, उसको तो खत्म कर चुकी थी कांग्रेस मोहब्बत के साथ। उलझे हुए दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर, उलझे हुए दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर, दफतन तरके ताल्लुक में रुसवाई का डर है। इन्होंने झटका देकर जो दामन छुटाया है ना, उसने कश्मीरियत को फाड़ कर रख दिया है। वरना अटल बिहारी वाजपेयी की बातों पर अगर ये जमे रहते तो वहां ये आराम से और इज्जत के साथ घुसते। अब ये राम माधव को लाए हैं वहीं दोबारा से, जम्मू में उसने पहले काम भी किया था, लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि क्या देश उस बात को भूल जाएगा कि जब सत्यपाल मलिक ने किसी आदमी का नाम लेकर या इशारों में
बताया था कि 150 करोड़ रुपए की फाइल कौन लाया था। लेकिन मुझे बदकिस्मती मेरी यह है, मैं आज एक जगह पढ़ रहा था कि साहब फला आदमी ने ये कह दिया है, फला आदमी ने ये कह दिया, वो मैं बात बता नहीं सकता। मैं बताना ये चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत जिक्र चल रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी दिमागी एतबार से वो मफलूज तो हैं ही, लेकिन वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मफलूज कहते हैं फालिज पढ़ने को, तो उनके दिमाग पे एक फालिज पड़ा हुआ है, बदतमीजी से वो बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को भी तू तलाक से बात कर रहे थे। चलिए खैर, तो मैं आपको बता रहा हूं देश का एक मसला दूसरा है। अमृता प्रीतम और इमरोज एक अफसाना है, एक जबरदस्त, मैं कह सकता हूं साहित्य की दुनिया के दो किरदार ऐसे हैं कि जो अफसानी बातें पढ़ते होंगे उनको बड़े दिल के करीब है अमृता प्रीतम। एक तरफ तो हमारा वर्ग ऐसा है कि अमृता प्रीतम के उस अफसाने को दिल से लगाता है, एक तरफ हमारा जमाना ऐसा भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महिला जिनको कॉल बता रहे हैं वो, उनको भी लगाता है। लेकिन जब कभी बाबू जगजीवन राम की बात आती है तो उसका राजनीतिक जीवन खत्म कर देता है ये समाज। ये दुरंगा, चूंकि एक मिसाल है वो मैं बता नहीं सकता कि गरीब की जो है वो सबकी है, ऐसा करके करते हैं, संजीव सर समझ गए होंगे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक समाज ऐसा बन चुका है कि जो इस तरह की नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को भी पसंद करता है, चाहे वो हिंदी पट्टी पे बसता हो। लेकिन इनकी जो असल हार है वो ये है कि देश के कई कोनों में ये अपनी शक्ल को साफ करके घुस नहीं सकते। मैं कश्मीर पर आ जाता हूँ। 52 सीटें, 32 सीटें, 51 सीटें आप सुन रहे हैं, वहां पीडीपी को वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पुराने कर्म सामने हैं। वहां पर अब्दुल्ला की जो है कांग्रेस की वजह से उनको वोट मिलने वाला, ये भी सुन लीजिए। और देर आया दुरुस्त आया, सच्चाई आया होके रहती है। 2005 के बाद कांग्रेस वहां बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई थी, हालांकि 2009 में वोट अच्छा मिला है, 2024 में सीट ना मिली हो लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब्दुल्ला साहब की भी जमानत बच जाएगी और वहां पर इनको घुसने की कोई मसला नहीं है। और बहुत सारी जगह जो 24 सीटें इन्होंने बताई थी, आज मैनिफेस्टो शायद इन्होंने घोषित भी किया, उसमें से 8 तो कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं, 90 के 90 है ही नहीं। तो इनकी हालत तो ये है। इनको तो अपनी हार इसलिए स्वीकार कर लेनी चाहिए। मुझे पड़ोस के एक मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर याद आ जाता है, उसने कहा कोई आंदोलन नहीं हुआ सड़क पर, कोई आदमी नहीं आया, उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे लोगों ने बताया, सर्वे ने बताया कि मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे, लिहाजा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। 15 दिन पुरानी बात, मैं एग्जैक्टली जापान की बात कर रहा हूं गालिबन, या किसी जर्मनी, मुझे मेरे जहन में वो कंट्री नहीं है, 15-20 दिन पुरानी बात है, 1 महीना पुरानी। उसने खुद ही इस्तीफा दे दिया। इनको तो हकीकतन खुद ये कह देना चाहिए, भाई हमें नफरतों से पुकारा जा रहा है देश के चारों कोने में, लिहाजा हम लड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन बेगैरत आदमी कौन होता है जिसे बात लगती है ना। अमरीश पुरी की एक फिल्म आई थी विरासत, अनिल कपूर भी था उसमें गांव का प्रधान होता है वो। तो मिलिंद गुना जी नाम का एक विलन जो था, वो भरी पंचायत में अमरीश पुरी के जो है ना बेइज्जती कर देता है। तो वो खानदानी आदमी था, घर पर आता है, हार्ट अटैक होता है और मर जाता है। और ये बेशर्मों की तरह देख लीजिए इनको, अब भी कह रहे हैं मैनिफेस्टो में 100 मंदिर और बनाएंगे, वहां बात कर रहे हैं कश्मीर में। तो कुल मिला के बात ये, बात तो उसको लगती है जनाब जी। 1000 मंदिर, 1000। अजय सर आपने सुना, और हम वही कश्मीर की जो बात है, कश्मीर पर क्या ये जो जुमलेबाजी की बात हो रही है, इसको जुमलेबाजी बताया गया, विपक्ष ने बताया है। और वैसे भी आपके पास सत्ता तो थी, अपरोक्ष रूप से तो आप ही बैठे हुए हैं वहां लंबे वक्त से, कुछ नहीं किया आपने जितने वादे पहले किए थे कि क्या क्या कुछ काया पलट होगा, तो वहां की स्थिति। और दूसरा जो हरियाणा में जिस तरीके की एक हालातों में बीजेपी फंसी हुई है और जो कांग्रेस प्ले कर रही है, अब तो ये भी निकल कर आया है अजय सर कि कुछ वीडियोस आना शुरू हो गए, डर्टी उनका जो गेम होता है, पॉलिटिक्स होती है कि वो कैसे बांट रहे हैं, उस तरीके के वीडियोस आने लगे हैं। मैंने बीजेपी के भी किसी साइट पे देखे और अलग अलग सोशल मीडिया भी दिखाई दी कि राहुल गांधी को लेकर या और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर कैसे और खुलेआम बात कर ही रहे हैं, जो अमित शाह कहते हैं सारी की सारी। सब पर आपकी टिप्पणी है जैसे। देखिए, मैं समझता हूं कि इनके पास में नफरत के अलावा और कोई हथियार है नहीं जी, और नफरत फैलाने की स्थिति ये है, और झूठ बोलने की सबसे बड़ी चीज है झूठ और मक्कारी, शायद इनके डीएनए में। ये इसलिए कह रहा हूं, 2014 याद कर लीजिए, नरेंद्र मोदी का घोषणा पत्र जारी हुआ था, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भाजपाई भी आप द रिकॉर्ड कह पाएगा कि हाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले, मतलब कोई नहीं कहे।
इसी तरह अब जम्मू कश्मीर में जाके घोषणा पत्र जारी करते हैं और कहते हैं 5 लाख नौकरी देंगे जी। तो साहब पिछले 10 साल से वहां सत्ता में कौन है? चलिए 3 साल आप और पीडीपी मिलके थे, लेकिन उसके बाद 7 साल से तो आप ही बैठे हैं, कोई और बैठा है? क्या किया है आप? फिर आप देखिए 10 साल से आपकी सरकार है पीडीपी के भी साथ और वो मिला के, और अनुच्छेद 370 हटने के बाद की यदि बात करते हैं तो भी आप साफ देख लीजिए, तो भी 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ज्यादा हो रहे। अब आपके जब वो भी हो चुके हैं तब आप यही बता दो कि इन्हीं 5 साल में कितनी नौकरी दी है। आपको याद होगा, सभी हमारे पैनलिस्ट को भी याद होगा कि 2022 का चुनाव था, उत्तर प्रदेश में कहा था 2 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे हर साल। आज तक किसी, राशिद भाई वहीं बैठे हुए हैं, चंदन भाई भी बता दें कि कहीं पर भी किसी को 1 सिलेंडर मुफ्त मिला हो, 2 की छोड़ दीजिए, तो वो भी नहीं है। आप देखिए तीसरी चीज, कहते हैं हम जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। आप याद करिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की थी इन्होंने, बड़ा जोर शोर किया था। अभी पिछले साल वहां 5 स्टार कल्चर में तमाम वो जो है कारपोरेट घरानों को बुलाया था, प्लॉट्स दिए गए, 188 प्लाट दिए गए। 188 प्लाट में सिर्फ 2 प्लाट पे थोड़ा सा काम हुआ है, और वो काम क्या हुआ है? 4 दीवारी बनाई गई, कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। 188 प्लॉट दिए, यानी संपत्ति दे देंगे। फिर मिनरल्स जो माइंस हैं वो जरूर दी गई हैं, अदानी अंबानी जैसे तमाम सारे लोगों ने उसमें कब्जा किया है, वो सबको पता है। पर्यटन के नाम पे कितना झूठ बोला है। कभी भी वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा करने वाले या जो जाते थे अमरनाथ की यात्रा करने वाले, उनको उसमें नहीं जोड़ा जाता था पर्यटकों में। आज स्थिति है उन्हें पर्यटकों के उसमें जोड़ के आप कहते हैं पर्यटक बढ़ गए। साहब इससे बड़ा झूठ ये, उनको हटा के बात कीजिए, पर्यटक आधे हो गए, डबल नहीं हुए। फिर कहते हैं कि 2014 के बाद तो वहां कुछ हुआ ही नहीं है, ना आतंकी घटनाएं और ना कुछ। साहब 2014 के बाद है, ये कहा करते थे, पहले गन प्रयोग किया करते थे और सब कुछ किया करते थे और कहते थे कि ये पत्थरबाज हैं, ये हैं, वो हैं, बदनाम किया इन्होंने, सारे काम किए इन्होंने, मुकदमों से लेके सब कुछ बनाए। सामान्य राजनीतिक और अपने हकों के लिए प्रदर्शन करने पर भी तमाम पहले गन चलाई गई, सब कुछ चलाया गया, लोगों के चेहरे खराब हो गए, आंख चली गई और न जाने क्या क्या हो गया। कोई कंपनसेट नहीं, उल्टा झूठे मुकदमे हुए। इन सब के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में गैर युद्ध काल में इतने न सैनिक मरे, न अर्धसैनिक मरे, न नागरिक मरे, जितने सिर्फ 2014 से लेके 2024 तक मरे। ये मैं जो अमित शाह ने आज कहा है उसी पर बात कर रहा हूं। बिल्कुल। और स्थिति ये है कि आग लगा के रख दिया है, बर्बाद कर दिया। हरियाणा आ जाइए, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल देता हूं। तो कश्मीर को तो पूरा इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जम्मू को भी, कश्मीर को भी। एक और चीज बोल दूं आखिरी, कि वहां पे कश्मीरी पंडितों से तमाम वायदे किए गए। मनमोहन सिंह सरकार में जो 5000 घर दिए गए थे और 5500 नौकरियां दी गई थी, उनके बाद बता दें एक भी नौकरी दी गई है, एक भी घर दिया गया है? एक भी नहीं दिया गया, सिंगल नहीं दिया गया। झूठ बोलते हैं, उल्टा उनकी टारगेट किलिंग हुई है इनके समय में। और आप याद करिए 2022 की आप खबरें उठा लीजिए कि कैसे टारगेट किलिंग हो रही थी, लोग डरे घूम रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और घाटी छोड़ के कश्मीरी पंडित कुछ वक्त के लिए आ गए थे, हड़ताल चली थी, याद कर लीजिए।
बहरहाल अब मैं आता हूं हरियाणा में। हरियाणा की स्थिति ये होती थी कि हरियाणा में बेरोजगारी दर जो है 2014 के तक जो है होती थी 1 पॉइंट समथिंग, और इनके आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर, भारत की बेरोजगारी दर 7.5% है, लेकिन हरियाणा की 34.5%। अब आप सोच लीजिए कि इतनी बेरोजगारी दर है, और यह हालत है कि अभी सफाई कर्मी के लिए आवेदन निकला, और वो सफाई कर्मी पक्का नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे 15,000 के, उसमें MBA, BCA और तमाम पोस्ट ग्रेजुएट और तमाम डिग्रियां लिए लोग, PhD लोग अप्लाई कर रहे हैं, और वो भी 15,000 की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के लिए 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। तो आप यह समझिए कि कितनी बुरी स्थिति है। 30 पेपर लीक हुए हैं, 30 पेपर। अब जहां इतना बड़ा हो रहा हो, कहें आप बहुत अच्छा है। लड़कियों के साथ रेप के मामले में हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में चौथा नंबर का स्टेट, जो कभी इसमें टॉप 20 में भी नहीं आता था, उसकी ये हालत हो गई, यानी बलात्कारी बना दिया। रेंसम वसूली का कह दूं कि 2 घटनाएं आज ही की बता दूं, आज ही के अखबार की हैं। एक, गुड़गांव में एक युवक को किडनैप करते हैं, उसकी बाइक छीन के कबाड़ी में बिकवा देते हैं, उसमें 5 लाख रुपया ले लेते हैं, और उसके अकाउंट से जो है 1 लाख कुछ निकाल लेते हैं। तब कहते हैं जिंदा जाने देंगे, नहीं तो वो नहीं। पटवारी का सोनीपत में किडनैप होता है, उससे 19 लाख रुपया ले लेते हैं। 2 करोड़ मांगे थे ही नहीं, 19 लाख लेके सौदा पटा लेते हैं और वो छोड़ देते हैं। कोई पकड़ा नहीं जाता इन दोनों केस में। यह उदाहरण हरियाणा में 2014 में जो नशे के केस रजिस्टर हुए थे, वो मतलब जो आते थे OPD में, वो 1400 कुछ थे, और जो एडमिट होते थे वो करीब 100 भी नहीं होते थे, 100 से भी नीचे होते। आज स्थिति है 35,000 के ऊपर केसेस OPD में आते हैं नशे के। ये सरकारी आंकड़ा है, हरियाणा सरकार का आंकड़ा है। और जो एडमिट होते हैं वो भी करीब 800-900 के आसपास होते हैं। अब आप इससे समझिए कि हरियाणा को किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। असल में उल्टा हरियाणा बना दिया है। लड़कियों के साथ, पहलवान लड़कियों के साथ जो हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, सब जानते हैं। वो महिला कोच के साथ में जिस तरह वहीं के मंत्री संदीप सिंह ने जो यौन शोषण किया, उसके साथ रेप किया, वो केस की चार्जशीट हुई है, चंडीगढ़ कोर्ट में ही केस है। उसमें बार बार लड़की मांग कर रही कि मेरा और इनका दोनों का नार्को टेस्ट करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साहब, वो मंत्री वो नहीं होने के लिए बार बार स्टे कराता, बार बार दूसरी चीजें करता घूमगा। तो आप समझिए चार्जशीट हो चुकी। इसके अलावा आप देखिए इसी तरीके से तमाम और घटनाएं हैं। और रेपिस्ट के मामले में तो हम ये कहेंगे पूरे हिंदुस्तान में रेप करने वाले 80% लोग भारतीय जनता पार्टी का चोंगा ही ओढ़े हुए वाले लोग होते हैं, या उनके नेता होते हैं, या उनके लोग होते हैं, या वो होते हैं। सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग जो पकड़े जाते हैं वो भी उन्हीं के ही लोग होते हैं, या खुद उन्हीं के नेता होते हैं। ये जो पुलिस में FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक कह रहा हूं। अब लास्ट चीज कहूंगा, किसानों पर के उसमें कीलें किसने बिछवाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। उसी हरियाणा में किसानों का हक मारा गया, उसी में उद्योग खत्म किए गए। आज ये स्थिति है हरियाणा के, जो है 22,000 छोटे बड़े उद्योग खत्म हुए। तो आज सोचिए, जब धंधा खत्म हो रहा है, सब हो रहा है, तो फिर क्या करेगा? मजबूरी में अभी एक लड़का मरा है, वो जिस तरीके से अवैध तरीके से जा रहा था डोंकी के थ्रू विदेश,
काम करने, आदमी वही जाएगा ना मजबूरी में जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अग्निवीर के बना करके कैसे वहां का भविष्य बर्बाद किया है, ये क्या किसी से छिपा है? यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ एक्सपोज हो चुके हैं। रिश्वतखोरी दोनों जगह चरम पर। तो आप ये मान के चलिए, भ्रष्टाचार मॉडल सीखना हो किसी से इंस्टीट्यूशनल तरीके से, तो वो नरेंद्र मोदी और भाजपा से सीखिए। झूठ बोलना सीखना हो तो नरेंद्र मोदी और भाजपा से सीखिए। नफरत फैलाना हो तो इनसे सीखिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं, हिंदू सिख की, हिंदू ईसाई की, जाट सिख की, जाट हिंदू की, और फिर उसके बाद में पंजाबी और दूसरी अदर्स कम्युनिटी की, दलित पर। हाँ, एक लास्ट लाइन कि दलितों पे हरियाणा में अत्याचार के मामले 2014 के मुकाबले 96% बढ़े, 96%। अब आप समझ लीजिए क्या इन्होंने बनाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी अजय सर, बिल्कुल पूरी तस्वीर आपने साफ कर दी, इसीलिए एक्सपोज हो गए और कितनी ही कोशिश कर रहे हैं। बात बन रही है इस बीच में मयूर जानी जी जुड़े हैं हमारे गुजरात के साथी सहयोगी संपादक जी। बहुत स्वागत है मयूर भाई, आप स्वस्थ और अच्छे हैं और निरंतर आप स्वस्थ बने रहिए और हमारे जो दर्शकों को आपकी राय और सब पहुंचता रहे। मैं ये पूछना चाहूंगा मयूर भाई कि इस बार साहेब बिल्कुल खामोश हैं, अभी तक नहीं नजर आया। जैसे मैदान में हम बार बार बात करते हैं और आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता, और संजय सर तो स्मरण कराते हैं हमारे दर्शकों को कि वो बस का इंटरव्यू और तमाम ना जवाब देना, लेकिन 10 साल खूब बोला है उन्होंने। अब आज भी हमने देखा कि वो जब विदेश से लौटे हैं, वो जो चाहे दो जो देश गए थे वो घूम के आए, सिंगापुर और दूसरा देश, तो उन्होंने आके गुजरात से रूबरू हुए और गुजरात से रूबरू होकर जल संरक्षण का मंत्र दिया है। क्या है ये? चुनाव में ना जाना, जो जबरदस्त डैमेज हो रहा है उस पर कंट्रोल पे कुछ ना होना, कैसे आप उसको बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है पीछे, अब क्या निकल कर आता है मयूर भाई? सभी को बहुत बहुत नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। अजय भाई को सुन रहा था मैं, अजय भाई को जब सुन रहा था ना, तो मुझे तो मतलब वही लगा कि इसमें नई बात कौन सी। नहीं वो तो है, इंस्टीट्यूशनल तो कर दिया और चीजों को कर दिया। नहीं उनके लिए नहीं है। देखिए वो चंडीगढ़ में है, वो भी नरेंद्र भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो वो तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मैं तो ये देख, मतलब मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं हो रहा था कि हम तो 2001 से देख ही रहे हैं ये जो भेदभाव खड़ा करना, मतलब तोड़ना, अंदर से जो है जाति को लड़ाना, फिर दलितों का अत्याचार से लेके वो बलात्कारियों के आंकड़े, और फिर उन्होंने जो कहा कि जितने भी दुष्कर्म यौन शोषण वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से क्यों जुड़े होते हैं, या फिर वो जो ड्रग्स, हमारे यहाँ ड्रग्स का माहौल, ड्रग्स का मौसम बड़ा खुला हुआ है, खिला हुआ है। तो हमारे यहाँ जो है वो ऐसे ऐसे नेता मिलते हैं जो गृह मंत्री के साथ उनकी फोटो होती है इंस्टाग्राम पे, फिर वो लिखते भी हैं कि ये मेरे बड़े भाई। मयूर भाई, यहाँ भी जो ड्रग्स सप्लाई करने वाले हैं वो इत्तेफाक से आप ही के इलाके से आते हैं, आप ही के राज्य। अरे ये सब का ठेका लेके रखा है हमने, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, टेंडर हर जगह पर हमारे पास तो लेंगे। तो और वो लिखते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं हर्ष संघवी साहब, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें, और उनके निजी निवास स्थान पर ऐसे उनकी सब फोटो। और पता है ऊपर से जो मजे की बात होती है क्या होती है, कि गृह मंत्री फिर एक बयान देते हैं, हर्ष संघवी साहब, और बड़ी सुनने वाली बात है। वो कहते हैं, मतलब फक्र और गौरव किस चीज का ले रहे हैं अभी वो, उनका आप लेवल देखिए। वो कह रहे हैं कि देखिए कुछ दिन पहले एक ड्रग पेडलर को सूरत पुलिस ने पकड़ा, उस ड्रग पेडलर ने मेरे साथ की उसकी फोटो हर जगह डाली हुई थी, ये भी लिखा हुआ था कि ये मेरे बड़े भाई समान है, हर्ष संघवी है। ये सब होने के बावजूद भी देखिए हमारी पुलिस कितनी निष्पक्ष है कि फिर भी उसको पकड़ लिया। ये सिद्धि के गुणगान है हमारे यहाँ। तो ऐसा भी अगर आपके यहाँ होना शुरू हो गया हो अजय भाई, तब जाके आप मैच कर पाएंगे हमको, अदरवाइज आप बहुत पीछे हैं हमसे, आप समझ लीजिए चीज को, ठीक है। अच्छा, अब आपका सवाल हो गया आपका संजीव भाई कि प्रधानमंत्री क्यों कुछ कह नहीं रहे। प्रधानमंत्री क्यों कहे, वो क्यों कहे कुछ? भाई वो तो सिलेक्टिव बातों पर बोलते हैं ना।
उनको क्या फर्क पड़ता है कि माधवीपुरी बूच को लेकर जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अजीत डोवाल के सुपुत्र की कंपनी में भी वो काम उनको, मतलब वो भी वहां भी जुड़ी हुई थी। या तो सेबी के कर्मचारी बताया जा रहा है कि वो जो है वो विरोध प्रकट कर रहे हैं खुलेआम करके। ये हो रहा है तो हो रहा है। अब पहले जब हिंडनबर्ग थे तब ये भाजपा से एक तरह से वो एक काउंटर था कि ये तो देश को बदनाम करने की और देश के अर्थतंत्र को तोड़ने की साजिश है और इसमें ये षड्यंत्र का शिकार है। अब यहाँ से खबर आई तो अब इसमें अब जहाँ कहना कुछ है ही नहीं वहां वो क्यों कहेंगे। वो लद्दाख से जल संरक्षण मंत्र दे रहे हैं वो तो अभी की जल संरक्षण मंत्र गुजरात को दिया जा रहा है जहाँ जल विप्लव है वहां। अब देखिए अगर विप्लव शब्द का अगर इस्तेमाल उन्होंने किया है तो फिर तो मुझे बड़ा उसमें नहीं, विप्लव तो मैं कह रहा हूँ, विप्लव मैं कह रहा हूँ, वो जल संरक्षण का मंत्र दिया है उन्होंने। हाँ, जल संरक्षण है ना, इतना जल संरक्षित हो चुका है बड़ौदा शहर में। आज का दृश्य है, मतलब कहीं भी 10, 15, 20 फुट के मगरमच्छ जो है वो घूम रहे हैं भाई साहब जी, क्योंकि इतना जल है उनको बड़ौदा शहर में घूमने के लिए। और विधायक के अगर कोई खिलाफ गुस्सा जाहिर करता है तो उसको पुलिस जो है क्राइम ब्रांच पकड़ के डाल देती है। अगर मीडिया उसको दिखाता है तो मीडिया कर्मियों को पुलिस पकड़ के बिठा देती है और एक तरह से धमकाया जा रहा है कि आप ये सब नहीं दिखाएंगे। तो ये सब लोग अब उनकी कर रहे हैं ना। सुनिए संजीव भाई, अब प्रधानमंत्री की जो सेना बनी हुई है वो बड़ी मजबूत है। उनको प्रधानमंत्री को वो गिराकर ही दम लेंगे, उतनी मजबूत है वो। ठीक है, तो जहां प्रधानमंत्री को बोलना होगा वहीं वो बोलेंगे। वो देश के पैरा ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी थे उन्होंने जो अच्छा प्रदर्शन किया तो उनके साथ उन्होंने बातचीत की, उसका वीडियो वायरल करने की कोशिश की उन्होंने। फिर वो सिंगापुर गए, ब्रुनेई गए, तो वहां पे जो लोगों के गले पड़े हैं, सॉरी गले मिले हैं, वो जो गले मिले हैं वो वाला उन्होंने सब दृश्य जो है उसको बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। राहुल गांधी की जो अमेरिका की यात्रा है उसको एक डीप स्टेट वाला षड्यंत्र दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये सब जो है वो ठीक है, जहां उनको प्रत्यक्ष रूप से बोलना होगा वहीं बोलेंगे। बाकी मैं और आप या तो राहुल गांधी चाहें और वो बोले, इस बात में तो कोई दम है नहीं, तो वो तो नहीं बोलेंगे। जहां बोलना होगा वहीं बोलेंगे। और हो सकता है कि ये क्योंकि जाति जनगणना वाला मामला धीरे धीरे फंसता जा रहा है, शायद हो सकता है, अगर मैं गलत भी हो सकता हूं, शायद आने वाले दिनों में उनको जबरन कुछ बोलना पड़ेगा। भले मणिपुर पे ना बोले आज तक कभी, लेकिन शायद उस पर उनको कुछ बोलना पड़े, चाहे अपने ही मतलब अपनी बात को रखते हुए। जैसे वो किसानों को कहा था ना कि मुझ में ही कोई कमी होगी कि मैं इनको समझा नहीं पाया, वरना मैं इनका कितना भला करने वाला था। हो सकता है कुछ इस तरह का कोई बयान आ जाए, पर वो एक मुद्दा मुझे लगता है शायद उस पर बात वो कभी भी करेंगे तो करेंगे, उसी पे करेंगे। अदरवाइज और किसी मुद्दे पे वो बोलते हुए मुझे अभी दिखाई नहीं देते, ना तो मैं उसकी कोई संभावना देख रहा हूँ। संजीव भाई जी 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 जी, मैं संजीव सर के पास पहुंचना चाहता हूँ। संजीव सर, बाकी आप सुन ही रहे हैं। अब हमने आज वहां भी एक नोकझोंक पुनः देखी है बिहार में, जो चाचा भतीजे के बीच। और अगर हम इन सारी चीजों को देखें, अभी जो 2 राज्य चल रहे हैं, 2 राज्य के बाद जो 2 और हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत कठिनाई साफ है, झारखंड दिख ही रहा है, और जो दिल्ली है, दिल्ली भी अब पास नहीं दिखता है, जो देश में दृश्य बन रहा है। और जो चाचा भतीजे की नोकझोंक थी, उस पर एक टिप्पणी छोटी सी, जो चाचा ने कहा है मैं पलटी अब नहीं मारूंगा, जो उन्होंने विश्वास दिलाया वहां, इन सबको कैसे देख रहे हैं? एक ये, और दूसरा जो ये क्या 3 राज्य जो हैं ये भी अब खिसकते दिखते हैं आपको? आपकी टिप्पणी संजीव सर, चाचा ने बोलने के लिए चुना इसको, इससे ही तो डाउट होता है कि संभावना बन सकती है। चाचा इस पर चुप भी रह सकते थे, और उसकी वजह देखिए, घटना घटेगी या नहीं घटेगी, कब घटेगी, इनके इधर से जब महागठबंधन में आते हैं तो आमतौर पे एक जो खास मीडिया का समूह है और वो यूट्यूब पर भी है, तो वो चलाने लगता है कि जल्दी ही इधर एनडीए की ओर आएंगे। लेकिन एनडीए से जब ये बात बनने लगती है तो उसको खारिज करने का चलने लगता है। लेकिन उस सब की स्थितियों में न जाकर जिस विरोधाभास पे ये गठबंधन है, उसको यदि देखा जाए तो इसकी संभावना कभी भी बनी हुई है। यदि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपने उन इरादों से पीछे नहीं हटते या कोई साफ साफ संदेश नहीं देते, जैसे हरियाणा वाली जो घटना है,
हरियाणा में अब मिश्रा जी गए, पहले मुसलमान ये था, अब उसमें मिश्रा जी गए हैं। तो इस तरह की स्थितियों में साफ साफ आप स्टैंड नहीं लेते हैं। आप वक्फ बोर्ड वाले मामले पे देखा कि आप पूरा बिहार ही उसको एक तरह से, और वहां फिर तो चिराग पासवान सामने आ गए। तो ऐसे ऐसी स्थितियां, ऐसे विरोधाभास स्थिति पैदा करते हैं, ये बाहर निकल जाए। अब कब ये संयोग बनेगा, ये मामला है। सब कुछ ये तय नहीं होता कि हम प्रधानमंत्री ही बन जाए, तय हो जाए पहले राहुल कि पहले नीतीश कि पहले कौन कि पहले शरद पवार। ये सब के बिना भी ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा लगता है। दूसरा, यहाँ जो प्रशांत फैक्टर है वो जमीन पर भले उतना मजबूत नहीं है, लेकिन नरेशन में बहुत मजबूत है। और वो नरेशन ये है कि बहुत सारे, जैसे जो आरजेडी का अपना यूनिट है मुस्लिम वाला, उसको खास करके चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि आपने तो, आपके यहाँ रिप्रेजेंटेशन है नहीं। अति पिछड़ा और 10वें इनके भी पैकेट को, ये उसका टारगेट आरजेडी और जेडी हुई है प्रशांत जी का। प्रशांत जी का टारगेट बीजेपी और कांग्रेस नहीं है। तो ऐसे में इनको भी कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा पार्टी के भीतर और ऐसे रणनीति के तौर पे। तो वो कोर्स करेक्शन एक ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों साथ चले आए, वो उस दिशा में भी जा सकता है। तो ये है चाचा भतीजा का जो मामला है, वो हमेशा तू मैं और वो हाँ भाई चाचा हाँ भतीजा वाला भी साथ साथ चलता रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रशीद भाई, दो चीजों पर, एक तो वो जो महाराष्ट्र की एक छोटी सी टिप्पणी है, दूसरा आपने राम माधव की बात की। तो राम माधव वहां उलझे या फंसे हैं। अब उमर अब्दुल्ला ने वहां बहुत जम के ताल ठोकी है कि जो उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों की मदद वाली बात, उसको लेकर अब रार छिड़ी। ये चुनाव में कैसे, आप इसको कैसे देखिएगा? इसमें कुछ लगता है कि ये भी कहीं चूक हो गई है भारतीय जनता पार्टी या राम माधव की ओर से? क्या कहेंगे दोनों? मैं संजीव सर इसके बारे में तो बता दूंगा, लेकिन एक बात कहना चाह रहा था बिहार में, अगर आपकी इजाजत हो। प्लीज वहाँ एक खेल और है जो अलग से देखने की जरूरत है। वहां 2 संजय झा और एक लल्लन सिंह की 90 मिनट की मुलाकात हुई है। एक संजय झा बिहार में नीतीश के जो हैं और दूसरे राजद के। हो ये रहा है, नीतीश कुमार तो वाकई पलटी मारने के मूड में नहीं थे, लेकिन उनको जबरदस्ती प्रशांत किशोर के माध्यम से सोए हुए शेर को जगा रहे हैं। अब अगर वो उस मूड में जागा तो जाहिर सी बात है कि वो तोड़फोड़ मचा देगा, क्योंकि उसे अपना घर बचाना है। मैं जरा सी एक बात कहूं माफी के साथ, बिहार और कश्मीर के जो लोग हैं, खास करके राजनेता, मैं लोगों को नहीं कहूंगा, फंसना नहीं चाहता, वो मिनटों सेकंडों में अपने ख्यालात बदल देते हैं। वो इतनी जल्दी बदल देते हैं ख्यालात। मेरे यहाँ एक लड़का काम करता था 14 साल से, कुछ सेकंड में मुझे एकदम अनजाना सा करके चला गया। तो तजुर्बे मेरे खास नहीं है। खैर, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मैं चूंकि कैमरे पे हूँ तो मुझे बहुत संभल के बोलना पड़ता है। तो मैं जनाब मैं ये कहना चाह रहा था कि नीतीश कुमार को मजबूर कर रहे हैं ये पलटी के लिए, और चूंकि प्रशांत किशोर इनकी पार्टी को तकलीफ पहुंचाने आया है, वो 100 मुसलमानों की और महिलाओं की देने की बात कर रहा है, और वो वहीं पर ही ज्यादा सक्रिय है, राजद के खेमे में और जदयू के खेमे में। तो अब नीतीश कुमार अपना घर बचाएंगे नहीं बचाएंगे? अब अमित शाह एक अलग वो खेलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा यार 5-4 आदमी तो इसके पकड़ो, चिराग पासवान के, और 10-12 इसके आदमी हैं। लल्लन सिंह अपनी बात कह रहे हैं, संजय झा पुराने अपने आदमी हैं। तो लिहाजा इससे पहले नीतीश कुमार को गेम खेल जाए, उससे पहले अमित शाह पलटी मार दें। तो अमित शाह दिलवाएंगे पलटी इस बार मजबूरन। नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं इस बात को। तो वहां खेल दरअसल ये तो गारंटी हो गई कि होगा, नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कहें। और कल जो वो लालू प्रसाद यादव के घर पे गए हैं, सॉरी आज जो गए हैं, और कल गए ना, कल, हाँ कल, तो वो जाके आए उसकी वो ये बताने गए कि देखिए मुझे मजबूर मत करो आप, वरना मैं कर दूंगा काम। बिहार में भी जो है पलटी हो जाएगी, और फिर जो है वो वहां पर बुरनई में सिंगापुर में गए हुए, उनका मन नहीं लग रहा वहां पर बिल्कुल भी। इसलिए सुनने में आया कि नड्डा पहुंच गए बिहार। तो ये बात है। तो बस मुझे बिहार तक की टिप्पणी करने दीजिए जी, समय कम है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो पलटी वाली बात कर रहे हैं, अभी संजीव सर ने भी कहा था, संजीव सर ने भी इशारा किया और रशीद भाई करी रहे, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अब
मतलब बहुत दूर या देर नहीं है मामला। ये 2-3 राज्यों के जो चुनाव है, 2 अभी चल रहे हैं, 2 आने वाले हैं, इसी साल में हो जाने हैं जो संभावना है। यदि चुनाव आयोग ने फिर कोई मेहरबानी नहीं की तो नहीं हो सकता दिल्ली तक रोक दें। उनका जैसा रुख रवैया है, कोई भरोसा नहीं है कि केंद्र क्या कुछ कर बैठे। क्या आप देख पा रहे हैं बिहार को लेकर? बहुत छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं मयूर भाई से खत्म करूंगा। देखिए पलटी उनके बारे में एक ही मैं चीज कहूंगा कि कोई भरोसा नहीं कर सकते। मैं सन 2000 से उन्हें जानता हूं और उतना मैं उसमें, मेरे एक मित्र थे जो उनकी पार्टी के यूपी में यूथ के अध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय वो रेल मंत्री हुआ करते थे। तो उस दौर से मतलब मैं वाकिफ हूं, उनके जरिए मैं पहली बार मिला था। उसके बाद जब मैं नौकरी करने गया, पटना में था, तब मुलाकात हुई। तो मैं उससे इतना ही समझा, इस व्यक्ति का कोई अपना कैरेक्टर नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। कम से कम लालू जी में एक ये मैंने अच्छाई देखी, जहां खड़े होते थे तो वो डट के खड़े हो जाते। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं। इनको फायदा जहां दिखाई देगा, ये मुनाफे की राजनीति करते हैं, ये लॉस की राजनीति नहीं करते। तो इनको मुनाफा जहां दिखेगा वो वहां पांव पकड़ लेंगे। इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, इनके लोग भी शहीद कर दिए जाए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मयूर सर, मैं आपसे अमित भाई को लेकर एक टिप्पणी चाहूंगा। आप बेहतर जानते हैं, आपने मोदी जी को लेकर भी बताया, उखड़े उखड़े से अमित भाई, बहुत उखड़े हैं। वो लय, वो ताल नहीं है। आप हालांकि बार बार कहते हैं कि वो तो 2 जिस्म एक जान है, अलग तो कभी हो नहीं सकते। क्या वजह, क्या देख पा रहे हैं? जैसा रुख रवैया मोदी जी का, वैसे ही कुछ उससे इतर, ज्यादा इतर नहीं है। ऐसा लग रहा है गन पॉइंट पे आप उनको कुछ इस वक्त काम ले रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आपकी टिप्पणी में वहां खत्म करूंगा, आपकी टिप्पणी के बाद। देखिए, अमित शाह साहब को और मोदी साहब को मैं पॉलिटिकल सियामीज ट्विन कहता हूं हमेशा, है ना। वो जुड़े हुए हैं, सर अलग हैं, पैर अलग है, धड़ एक है, और वो अलग हो नहीं सकते। कोई अगर किसी को अलग कर दिया गया तो फिर जीना मुश्किल है। जी, तो वो मजबूरी है बहुत सारी। देखिए, जानकारियां तो बहुत कुछ आती है, कुछ हम साझा कर सकते हैं, कुछ क्योंकि फिर उसमें जानकारी तो होती है, लेकिन उसके फिर वो काफी सोर्सेस को लेकर ही होती है, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं नफे तुले शब्दों में इतना जरूर कह सकता हूं आपको कि अमित भाई बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। आप कंपेयर करेंगे नरेंद्र मोदी साहब को और उनको दोनों। अमित भाई जानते हैं कि कहां कितना जो है वो हॉलो है, ताकि उसको बजा सकते हैं, है ना। और कहां बहुत नक्कर है, तो वहां अगर हम बजाने जाएंगे तो हमारे हाथ पैर टूट जाए। वो इस चीजों को समझते हैं। नरेंद्र भाई का ऐसा नहीं है। उन्होंने एक औरा धारण किया हुआ है और कहा है कि मैं तो विश्व विजय पे निकला हुआ हूं, और अब उनका फोकस है कि पुतिन एक बार मान ले बस, और यूक्रेन के साथ अगर वो वॉर खत्म कर दें तो फिर वो नोबेल पीस प्राइज की जो उनकी 2 इच्छा बाकी, उनमें से जो एक है वो कहीं पूरी अगर हो जाए, फिर बाकी अगर नोट पे उनका फोटो छपे या ना छपे वो अलग बात है। फिर अमित भाई का ऐसा नहीं है। अमित भाई बड़ा प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। तो अमित भाई बहुत परेशान है नरेंद्र भाई के बहुत सारे निर्णयों से, चुनाव के पहले से भी और चुनाव के बाद भी। तो वो, मुझे जहां तक समझ है, मैं इसका कोई दावा नहीं करता, मुझे जो समझ है वो ये है कि अमित भाई अभी बहुत कुछ जो है वो, और क्या कहें उसको, संजोने में लगे हुए हैं। चीजें जो है वो सब आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। वेट एंड वॉच भी कह सकते हैं उसको, नहीं? बहुत कुछ फैला हुआ है, उसको कैसे संजोया जाए, समेटने में, एकत्र करने में, उसको ठीक रखा जाए, ये सब जो है, मुझे जहां तक समझ है मेरी, उनका ज्यादातर फोकस ये है कि ताकि अगर कहीं कुछ, ये कोई भी पलटी मार दे। अभी बात हो रही थी कि भाई ये तो पता नहीं नीतीश जी का क्या भरोसा, नायडू भी की थोड़ी, कि मतलब सगी मौसी के बेटे थोड़ी है वो तो कभी भी जा सकते। तो अगर कुछ हो गया और ये इनकी तो दौड़ लगी है नोबेल के पीछे, तो क्या करेंगे? तो समझना है, बहुत कुछ बटोरना है, बहुत कुछ ठिकाने लगाना है, ऐसे बहुत सारे काम है। मुझे लगता है कि शायद उसमें ज्यादा उनका फोकस अभी है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। बहुत धन्यवाद मयूर भाई आपका, अजय सर आपका, संजीव सर।
और पहले हमसे राशिद भाई जुड़े थे और उसके साथ साथ रवीन जी जुड़े थे एक अच्छी और बढ़िया चर्चा के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की चर्चा और मेरा वही अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।